हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज से अध्याय जो है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। इनके बचपन का नाम इनके घर का नाम क्या था? उमा था। तो इसका हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? तो उत्तर है आपका, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। क्योंकि जो लेखिका की नानी थी वो पर्दा प्रथा में रहती थी, वो किसी के सामने नहीं होती थी। लेकिन जब उनकी लड़की अर्थात मृदुला गर्ग की जब मम्मी शादी करने की योग्य हो गई 15 साल की, तो उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। क्योंकि जो इनके मृदुला गर्ग की नानी के जो पति जी थे वो क्या करते, वकालत बैरिस्ट्री करने के लिए क्या करते, विदेश में चले गए थे। तो उनका जो रहन सहन था वो अंग्रेजी स्वभाव का था। और लेखिका हमेशा वो देश प्रेम था, उनके अंदर क्या था, देश प्रेम था। वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहती थी। इसलिए वे वो क्रांतिकारी स्वभाव के लड़के से अपनी लड़की की क्या करनी करनी चाहती थी, शादी करनी चाहती थी। इसलिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से क्या किया था, भेंट किया था। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। वो अपनी लड़की की शादी किससे कराना चाहती थी, क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, किसी अंग्रेजों के भक्त से नहीं, कि जो अंग्रेजों की अंग्रेजी हाव भाव का हो, ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहती थी। वो लड़की कौन थी? मृदुला गर्ग की मम्मी थी, उनकी मम्मी थी। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष दूसरे पुरुष से मिलने की मिल मतलब पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की इससे उनकी साहसी व्यक्त मिलने की कभी मिली नहीं थी, किसी पर पुरुष दूसरे पुरुष से मिली नहीं थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। तो उनकी जो अंदर भावना थी वो क्या था कि हमारा देश क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसलिए वो अपनी लड़की की शादी किससे कराना चाहती थी, किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, न कि अंग्रेजों के भक्त से। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। क्यों प्रभावित थी? कि वो अपनी लड़की की शादी किससे करवाना चाहती थी, क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। जो जीवन भर पर्दे प्रथे में थी, ऐसी औरत अपनी लड़की की शादी करने के लिए क्या की, अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और कही कि मेरी लड़की की शादी क्रांतिकारी से होना चाहिए, न कि किसी अंग्रेजों के किसी भक्त से हो। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी की? तो लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रहीं। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी, जिनका नाम क्या था, प्यारेलाल शर्मा था। उन्हों को दी थी कि आप शादी किसी क्रांतिकारी युवा से करवाइए। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, जो आज़ादी के लिए लड़े, न कि अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वालों का। उस समय देश क्या था, गुलाम था। कुछ लोग अंग्रेज़ों की चाटुकारी करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। तो वो चाहती थी कि मेरा जो दामाद हो क्या हो,
वो क्रांतिकारी हो और आज़ादी का सिपाही हो। उन्होंने अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उन्हें उन्हें अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत से चिढ़ी थी, मतलब जो अंग्रेज़ थे और जो अंग्रेजियत मतलब अंग्रेज की तरह रहते थे, उनका रहन सहन था, उनसे उनको बहुत नफ़रत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। मतलब लेखिका की जो नानी थी, उनके मन में हमेशा आज़ादी का जुनून था कि मेरा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। ये जो रचना है आज़ादी के पहले का लिखा हुआ है। लेखिका की अगला क्वेश्चन है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क्या है, लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। खैर, मतलब ये निर्देश दिया गया, इसके ऊपर आपको लिखना है। लेखिका की दादी के घर के माहौल का सब चित्रित कीजिए। तो जो क्या उत्तर है, पहला, लेखिका के माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। तो लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। बहुत ही कोमल, सुंदर और स्वभाव की स्वतंत्र महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। मतलब जो उनकी माँ थी लेखिका की, उन्होंने अपनी बच्ची का कोई भी लाड़ प्यार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उनका मतलब किसका स्वास्थ्य? लेखिका की माँ का। इसलिए अपनी लड़की का ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं किया था। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वो हमेशा क्या करती थी? पढ़ाई करती थी और संगीत में अपना समय व्यतीत करती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न कभी इधर की बात उधर करती, मतलब वो चुगली भी नहीं करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी। यही इनकी अच्छाई थी कि कोई भी काम होता था तो उनका क्या लिया जाता था? राय सहमत लिया जाता था और सब कोई उसे स्वीकार करते थे, और जो परिवार में थे सभी लोग स्वीकार करते थे। तो अगला ख वाला है, लेखिका की दादी के घर के माहौल कैसा था? उसके बारे में देखिए। ख वाले का, लेखिका लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग क्या थे? अंग्रेजियत, मतलब उनका रहन सहन क्या था? अंग्रेजियत था। तो लेखिका की जो दादाजी थे, मतलब नाना जो थे, वो भी क्या थे? एक प्रकार के विदेशी थे, मतलब विदेशी स्वभाव के थे, बाहर ही पढ़े लिखे थे। वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे, और घर में कुछ लोग भारतीय नेताओं के भी क्या थे? मुरीद होते हैं। घर में बहुमती होने के कारण बाद भी एकता का बोलबाला, मतलब गांव में अलग अलग विचार के लोग थे लेकिन घर में एकता भी था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रखते थे। सभी लोग अपने अपने विचार से क्या थे? स्वतंत्र थे, कोई पर किसी का दबाव नहीं था। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। जो घर के बच्चे होते थे सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। मतलब लेखिका के घर का जो माहौल था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो उत्तर है, दादी जी एक सामान्य महिला थीं। उनके मन में लड़का लड़की का भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। मतलब उनके परिवार में किसी भी जो औरत थी, जेठानी जिसे कहते, जो पहले आई थी, किसी भी औरत को लड़की नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। सभी लोग क्या करते थे? कि इनको भी लड़का ही हो। दादी जी को ये भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का न होना उनके मन को बेचैन करता होगा, क्योंकि कन्या नहीं होती इसलिए दादी जी को क्या करता था? बेचैन करता था। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। क्योंकि वो जाती थी तो कहती थी कि मेरी पतोहू को क्या हो? लड़की हो। यही मन्नत मांगती थी। प्रश्न नंबर 5 है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से
किसी को भी नहीं राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर। तो इसमें क्या हुआ था कि एक बार जो लेखिका हैं उनके घर से बताई हैं इसमें कि एक बार क्या हुआ था कि हवेली से शादी था, तो सारे जो पुरुष थे वो क्या कर गए थे, बारात चले गए थे। तो औरतें क्या कर रही थी, एक कमरे में गाना बजाना कर रही थी। जो दादी जी थी वो शोर शराबा होने की वजह से क्या की, घर छोड़ के बाहर चली गई, मतलब दूसरे कमरे में चली गई। संजोग से उसी में चोर आ गया। तो जब चोर आया तो क्या किया, जब धीरे धीरे पाँव से जा रहा था तो दादी ने पहचान गया कि कोई है, तो उन्होंने लोटा निकाला, लोटे से कहा जा तू पानी ला और पानी को लोटे को अच्छे से छान के लाना, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वो जब लेके आया तो कहा ले बेटा आधा पानी पी, और कहीं बेटा ले तू भी पी आधा पानी। तो उन्होंने कहा कि या तो तू खेती कर या तो चोरी कर। तो मतलब इस दादी की इस भावना को देखकर दादी जी के बात पे वह बहुत प्रभावित हुआ चोर, और वहीं पे खेती करने लगा। तो इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यही कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई आदमी गलत व्यवहार पे है, जैसे आप ही लोग हैं, यदि आप नहीं पढ़ें, यदि आपको मारा जाए, डराया जाए, धमकाया, तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो आपको सहजता से प्रेम से समझाना चाहिए, तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। डराने धमकाने से कोई पढ़ता नहीं। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। मतलब उनके जो पति थे वो अंग्रेजों के भक्ति करते, उनके गुणगान करते, तो उनका कोई विरोध न किया और न ही समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। क्या मनवांछित, क्योंकि अपनी लड़की का शादी क्या किए, मतलब क्रांतिकारी से करवा दिए। लेखिका के माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसे न तो चोर को पकड़ा, मतलब वो जो दादी जी थी उन्होंने न चोर को पकड़ा और न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और उससे क्या की, खेती करवाई। न मारा न पकड़वाया, क्या करवाई, खेती करवाई। इससे पता चलता है कि किसी को हम डराने धमकाने से उसे अच्छे मार्ग पे नहीं ला सकते। और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। तो लेखिका ने जब उसको बाद में देखा तो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। और प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 6 नंबर है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, लेखिका शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी, क्योंकि लेखिका पहले क्या गई थी, बिहार गई थी, बिहार से फिर कहाँ गई, कर्नाटक गई। तो कर्नाटक में छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया कि वहाँ का कैथोलिक एक चर्च था, बिशप जो एक मिशन होता है, उनसे आग्रह किया कि आप लोग, वहाँ पास में एक सीमेंट का कारखाना था, तो उन्होंने कहा कि सीमेंट के कारखाने से मदद से आप लोग एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दीजिए और हम बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे कम हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो लेखिका ने कहा कि यदि गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन नहीं हैं, अन्य जात के हैं, उनको भी शिक्षा का क्या है, अधिकार है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं ही अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी
पढ़ाऊँगी। और धीरे धीरे उन्होंने स्कूल को चलाया, पढ़ाया और अच्छे बच्चे वहाँ से निकल कर अच्छे अच्छे कॉलेजों में क्या किए, एडमिशन लिए। परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रहीं और बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में उनका बाद में दाखिला हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। तो उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, मतलब चुगली नहीं करते हैं, मतलब चुगली से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। तो कहा गया है कि चरित्र धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो आदमी को अपना जो सहज भाव पारदर्शित होना चाहिए, सहज, सरल, सहज एवं पारदर्शित होता है, वही व्यक्ति समाज में आदर का योग्य होता है। प्रश्न नंबर आपका 8 है, लास्ट वाला, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त। तो एक बार की बात है कि जो लेखिका की छोटी बहन थी, शायद रेणु थी, वो क्या की कि खूब बारिश हुआ था। दिल्ली की बात है, दिल्ली में खूब बारिश हुआ था, 4 इंच से ऊपर बारिश हुआ था। तो सारे सड़कें नाले भर गए थे। लेकिन लेखिका के घर वाले ने मना किया कि तुम मत जाओ। टेलीफोन भी था लेकिन सब व्यस्त थे, फ़ोन भी नहीं गया। वो पैदल ही स्कूल चली गई। जब स्कूल पे पहुंची तो स्कूल बंद था। जब वापस आई तो घर वालों ने कहा कि मैं जानता था। तो कही क्या हुआ, मैं आ गई, बंद था तो क्या हुआ। तो यही बात है इसमें। लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। तो ही कह रही लास्ट में लेखिका लिखी है कि सच में अकेलेपन का ही मजा कुछ और होता है। तो यही अकेलेपन का मजा होता है। लेखिका और इसकी बहन पैदल गई आई उस सुनसान मतलब एरिए में, कोई निकल नहीं रहा था, इतनी बारिश हुआ था। तो यही है कि सच सच में अकेलेपन का ही मजा ही कुछ और होता है। अकेले गई रेणु, स्कूल तक अकेले आई। तो लेखिका व उसकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, लेखिका भी और उसकी वो छोटी वाली बहन भी। परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती। लेकिन जिद करती थी लेकिन सही काम करती थी। तो आप काम में जिद करो, लेकिन सही काम के लिए जिद करना चाहिए, गलत काम के लिए जिद नहीं करना चाहिए। लेखिका के जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वाभिमानी थी। तो लेखिका भी क्या थी, जिद्दी थी। उन्होंने ज़बरदस्ती जिद के बल पे स्कूल खोला, क्योंकि कैथोलिक बिशप के लोगों ने खोलने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। लेकिन उन्होंने खोला और उनको सफलता मिली। तो जिद करना चाहिए अच्छे कामों के लिए और सफलता हासिल करना चाहिए। लेखिका के जिद से ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही। क्योंकि लेखिका ने भी आगे रही, अपनी जिद को पाके क्या किया था, सफल किया। और वो स्कूल बहुत आगे गया और वहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के और अच्छे कॉलेजों में क्या किए, एडमिशन। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।